एक लड़का दारू पी करके अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था, बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था और बार बार उससे पैसे की डिमांड करता था। जब वो पैसा नहीं दे पाती थी तब उसके साथ मारपीट करता था और बदसलूकी करता था। इस रवैये से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर एक दिन उसके घर को छोड़ करके चली जाती है। एक शहर में जाकर के एक शर्मा जी थे, उनके घर पहुंच जाती है और शर्मा जी के यहाँ पर जाकर के रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद में उसने शर्मा जी के साथ जो किया उसे सुनकर के आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये गांधीनगर की है। ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति पर आंखें बंद करके बिना सोच विचार जो विश्वास कर लेते हैं उसे अपना बना बैठते हैं, उनके साथ में बाद में क्या हासिल होता है, क्या घटनाएं घटती हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपको ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आते रहें। दरअसल ये कहानी गांधीनगर की है। गांधीनगर में एक बबलू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रेनू के साथ रहता था। बबलू की आदत थी कि वो दारू पीता था और दारू पी करके घर आता था, अपनी पत्नी से पैसा लेता था। लेकिन उसकी पत्नी का यही काम था कि वो फ्रॉडबाजी करके इधर उधर से पैसा कमाती थी। लेकिन एक दिन बबलू ने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा दारू पी के और उससे पैसे की डिमांड की, लेकिन जो पैसा नहीं दे पाई तब वो वहाँ से निकल करके चली जाती है और शहर में पहुँचती है। तब एक घर की घंटी बजाती है। तब उसमें से एक व्यक्ति निकल करके आता है जिसे शर्मा जी कहते थे। शर्मा जी उस महिला से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो कहती है कि मेरा नाम रेनू है। पहले 2 साल पहले मेरी एक दोस्त इसी मकान में रहती थी जिसका नाम सुमन था और मैं उससे मिलने आई हूँ। शर्मा जी कहते हैं कि यहाँ तो कोई सुमन नहीं रहती, ये तो घर मेरा है और मैं यहाँ से कई साल से रह रहा हूँ। शायद तुम एड्रेस भूल गई होगी या फिर कहीं दूसरी जगह तुमने देखा होगा उसे। रेनू कहती है कि नहीं, मैं 2 साल पहले आई थी तो यहीं पर मिल करके गई थी, लेकिन अब वो यहाँ से शायद चली गई होगी, लेकिन मुझे उसका अब दूसरा एड्रेस नहीं पता। शाम का वक्त था, रात्रि के 10 बज चुके थे। शर्मा जी कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी, अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त का एड्रेस भी नहीं है। तब रेनू कहती है कि मैं जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी तहाँ चली जाऊंगी, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। शर्मा जी कहते हैं कि इतनी रात में तुम कहाँ जाने वाली हो, ऐसा करो कि यहीं बैठ जाओ और कुछ देर आराम करो, उसके बाद बताना कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, या फिर आज रात्रि तुम मेरे यहाँ रुक जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेनू कहती है कि नहीं साहब, मैं आपके यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हैं। शर्मा जी कहते हैं नहीं जानती हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम रुक जाओ, मुझे गलत मत समझो, तुम उतनी ही सेफ हो जितनी अपने घर पर हो। रेनू कहती है ठीक है, अगर आप ज़्यादा कह रहे हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। रेनू अंदर घर में जाकर के सोफे पर बैठ जाती है। शाम का वक्त होता है और शर्मा जी एक ऑर्डर करते हैं और खाना मंगाते हैं और रेनू के लिए खिलाते हैं। और खिलाने के बाद में शर्मा जी कहते हैं कि ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी के बेडरूम में जाकर के लेट जाओ, वहाँ अच्छे से लेट करके सो जाना, तुम हारी थकी होगी। रेनू कहती है कि नहीं साहब, मैं इसी सोफे पर सो जाऊंगी, मुझे वहाँ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्मा जी कहते हैं कि नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और तुम जब बेडरूम में जाकर के सोओगी तो वहाँ AC ऑन कर दूंगा मैं और आराम से पूरी रात सोना, सुबह जहां तुम्हारा दिल करे वहां चले जाना। रेनू उनकी बात मान जाती है और उनकी पत्नी के बेडरूम में जाकर के सो जाती है। पूरी रात रेनू सोती रहती है और सवेरा जब होता है तब उठ करके रेनू चलने लगती है। तब शर्मा जी निकल करके आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये नहीं बताया कि तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ। रेनू कहती है कि साहब, मैंने कल आपसे कहा था कि मेरी किस्मत जहाँ ले जाएगी मैं वहाँ चली जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। शर्मा जी के लिए वो औरत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी दिखने में और
शर्मा जी सोचने लगते हैं कि अब तुम कोई ठिकाना तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे दोस्त का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा करो कि तुम्हारे दोस्त का जब तक एड्रेस नहीं मिल जाता, तुम्हारी दोस्त जब तक नहीं मिल जाती, या तुम्हारा कोई सड़ागत नहीं मिल जाता, तुम्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक तुम मेरे घर में रह लो, क्योंकि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा कोई व्यक्ति भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। रेनू कहती है कि नहीं साहब, हम दोनों अनजान हैं और रात आपके यहाँ बिता ली, यही बहुत बड़ी बात है, अब मैं कहीं चली जाऊंगी। शर्मा जी कहते हैं कि इसमें डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा दिल करे, जबरदस्ती भी मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम रुक सकती हो। लेकिन शर्मा जी की बात सुन करके रेनू उनके घर रुक जाती है और शाम के वक्त अच्छे से वो खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद दोनों लोग बैठ करके खाना खाते हैं। तब शर्मा जी कहते हैं कि आखिर ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो। तब रेनू शर्मा जी से कहती है कि साहब, मेरे पति एक शराबी व्यक्ति हैं जो मुझसे रोज पैसे की डिमांड करते हैं। जब मैं पैसा नहीं दे पाती तो वो मेरी मार लगाते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगी, चाहे कहीं भी चली जाऊंगी। शर्मा जी कहते हैं कि जब तुम अपने घर नहीं जाओगी और तुम्हें दोस्त का पता नहीं है, तब तक तुम मेरे घर रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जैसे तुम अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ रह सकती हो। रेनू ने कहा ठीक है साहब, अगर आप ज्यादा कह रहे हैं तो मैं आपके यहाँ रुक जाती हूँ। रेनू वहीं रुक जाती है और आराम से दोनों लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शर्मा जी काम से चले जाते हैं और शाम के वक्त जब लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में जो सामान बिखरा पड़ा था, उनके बेडरूम में सारा सामान इधर से उधर पड़ा था, वो रेनू बिल्कुल उसे सेट कर देती है और घर को झाड़ू पोछा करके धो धा के बिल्कुल रेडी कर देती है। घर चमचमाने लगता है। अब जब शर्मा जी शाम को लौट करके आते हैं और घर की स्थिति देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगती है, क्योंकि उनकी पत्नी जब थी तब भी ऐसा ही माहौल था, बहुत अच्छा माहौल रखती थी। रेनू कहने लगती है कि साहब ये बताओ कि मैं आपके बेडरूम में, आपकी पत्नी के बेडरूम में जब सोई थी तो उसमें एक फोटो लगा हुआ है, वो फोटो किसका है। शर्मा जी कहते हैं ये मेरी पत्नी का फोटो है। दरअसल जब कोरोना काल चला था उस समय उन्हें कोरोना हो गया था और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और मेरे कोई बच्चा भी नहीं था, नई नई शादी हुई थी, तभी वो चल बसी थी और मैं अकेला रह गया हूँ। ये सुनकर के रेनू और भी खुश हो जाती है। अब तो अच्छे से उनका ध्यान रखने लगती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है। शर्मा जी के दिल में उसने ऐसी जगह बना ली, शर्मा जी को ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये कोई बाहर की औरत है। उनकी पत्नी के जो भी वस्त्र थे वो सारे वस्त्र शर्मा जी उसे पहनने को दे देते हैं। कहते हैं कि तुम इन कपड़ों को इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे घर में कोई औरत कपड़ों को इस्तेमाल करने वाली नहीं है और जो मेरी पत्नी की साड़ियाँ हैं, जो भी कपड़े हैं, उनके लिए तुम इस्तेमाल करो। रेनू उनकी पत्नी के कपड़े इस्तेमाल करती है तो शर्मा जी उन कपड़ों को पहने हुए उसमें अपनी बीवी निहारते हैं और अंदर ही अंदर उस महिला से वो प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि शर्मा जी बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे और इधर रेनू भी उनके लिए चाहने लगती है। शर्मा जी कुछ कह नहीं पा रहे थे उससे, लेकिन उसको जब अपनी पत्नी के वस्त्रों में देखा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे और बहुत ज़्यादा उस पर मोहित हो गए। पर रेनू एक दिन किचन में खाना बना रही थी, तभी तक शर्मा जी पीछे से जाते हैं हिम्मत करके और रेनू की कौली भर लेते हैं। रेनू की कौली भर लेते हैं कि रेनू भी उन्हें चाहने लगी थी और रेनू जब पलट करके देखती है तो वो भी शर्मा जी की कौली भर लेती है और दोनों एक दूसरे के गले चिपट जाते हैं। तभी उनका गेट खुला होता है और रेनू का पति जो बबलू था दारू के नशे में धुस्त, और वो आता है और ताली बजाते हुए कहता है, बाजी वाह, अब तो खूब मौज आ रही होगी। ये जब शर्मा जी देखते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम बिना पूछे घर में अंदर कैसे आ गए। बबलू कहता है कि तुम दूसरे की पत्नी के साथ मौज कर रहे हो, रंगरलियां मना रहे हो और हम घर में भी नहीं घुस सकते। शर्मा जी कहते हैं कि किस पत्नी की तू बात कर रहा है, आखिर कौन है तेरी पत्नी। बबलू कहता है कि जिसके साथ तुम मस्ती कर रहे हो, जिसके साथ तुम रात बिताते हो, जिसे अपने घर में रख रहे हो, यही मेरी पत्नी है। और रेनू जब अपने पति को देखती है तो एकदम से
ऐसी डरी सहमी सी हो जाती है जैसे ये बहुत ज़्यादा घबरा गई हो। शर्मा जी उस रेनू की तरफ देखते हैं और उसके पति की तरफ देखते हैं तो समझ जाते हैं इसका मतलब यही है कि इसी पति के बारे में रेनू हमसे बात कर रही थी कि ये दारू पी करके बहुत ज़्यादा परेशान करता है, टॉर्चर करता है। तब वो अपनी पत्नी को उसी किचन में, क्योंकि शर्मा जी दूर हट जाते हैं, और अपनी पत्नी को किचन में बार पकड़ के मारने लगता है और पैसे मांगने लगता है। वह रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तब शर्मा जी को गुस्सा आ जाता है। शर्मा जी उसका हाथ पकड़ के बाहर खींच कर ले आते हैं किचन से कि तू पागल हो गया है हमारे घर में और उस पर हाथ उठा रहा है, आखिर तुझे क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे तो केवल पैसा चाहिए। शर्मा जी कहते हैं कि तुझे कितना पैसा चाहिए बता, मैं तुझे पैसा दूंगा। वो कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। शर्मा जी उसकी 20 लाख की डिमांड सुनकर के एकदम से हिचक जाते हैं, कहते हैं कि पागल हो गया है, 20 लाख रुपए तुझे ऐसे ही कोई कैसे दे देगा। तब वो शर्मा जी कहते हैं कि हाँ मैं तुझे 20 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन तू अपनी पत्नी को तलाक दे दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे, मैं तुझे 20 लाख दे दूंगा। और मैं 20 लाख दूंगा तभी जब तू तलाक के कागजों पर साइन कर देगा। बबलू कहता है ठीक है साहब, मुझे पैसों से मतलब है, मुझे बीवी से कोई मतलब नहीं। तुम रातें बिताओ, चाहे दिन बिताओ, चाहे मौज मस्ती करो, मुझे 20 लाख रुपए दे दो और मैं तलाक के कागजों पर साइन कर दूंगा। लेकिन कल जब मैं आऊंगा तो तलाक के कागज लेकर के आऊंगा, उन पर साइन करके पैसे लेकर के जाऊंगा। शर्मा जी कहते हैं ठीक है चला जा, कल पैसे ले जाना। बबलू चला जाता है और दूसरे दिन कागजों को लेकर के आता है और उन्हीं के सामने उन कागजों पर साइन करता है और 20 लाख रुपए लेकर के चला जाता है। इधर तो शर्मा जी उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं, मंदिर में ले जाकर के शादी करते हैं और पुनः अपना घर बसा लेते हैं और बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं। क्योंकि शर्मा जी को यह लग रहा था कि मैंने 20 लाख रुपए देकर के इसके पति से इसकी तलाक करा दी और मंदिर में शादी कर ली तो ये मेरी पत्नी हो गई। अब तो शर्मा जी जब सुबह को उठते हैं तो टेबल पर, बेड पर उन्हें चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है और धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, प्रेस करे हुए कपड़े मिल जाते हैं और उनका पूरा ख्याल वो रखती है। अच्छी तरह से जब ख्याल रखती है तो शर्मा जी सोचते हैं कि अब हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा और हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि रेनू बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से हमारा ख्याल करती है, घर का ध्यान रखती है और बड़े अच्छे से व्यवहार करती है। शर्मा जी सो रहे थे एक दिन और टेबल पर चाय रखी हुई थी, लेकिन शर्मा जी जब उठते हैं तो देखते हैं कि सामने टेबल पर चाय रखी हुई है और चाय पीने के बाद में शर्मा जी जब आगे बढ़ते हैं, घर में जाते हैं तो देखते हैं कि रेनू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और रेनू को जब आवाज़ लगाते हैं, रेनू किचन में जाते हैं, किचन में भी नहीं थी, बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम में नहीं थी, बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में भी जब रेनू दिखाई नहीं देती, तब वो अपनी पत्नी के बेडरूम में जाते हैं जहां वो अक्सर लेट जाया करती थी, आराम किया करती थी। शर्मा जी जैसे ही अपनी पत्नी के बेडरूम में देखते हैं तो देखा कि जो तिजोरी थी वो खुली हुई थी और अलमारियों के सब दरवाजे खुले हुए थे। जितने भी गहने रखे हुए थे उनकी पत्नी की अलमारी में, तिजोरी में जितना भी पैसा रखा हुआ था, नकदी रखी हुई थी और पत्नी के जितने भी महंगे वस्त्र रखे हुए थे वो कुछ भी अलमारी में नहीं है। ना तो रेनू दिखाई दे रही है, ना गहने दिखाई दे रहे हैं, ना पैसे दिखाई दे रहे हैं, ना वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। ये देख करके शर्मा जी एकदम सदमे में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर के हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे और इसने हमारे दिल में जगह बना ली और कुछ देर रहने के बाद में इसने सारी स्थिति हमारी जान ली और फिर मौका पा करके ये हमको बर्बाद करके चली गई। 20 लाख रुपए इसका पति लेकर के चला गया और जो कुछ माल जेवरात थे वो इसकी पत्नी लेकर के चली गई। इसका मतलब है कि इनका षड्यंत्र था और इन्होंने मिलकर के हमको बर्बाद कर दिया। अब शर्मा जी बहुत ज़्यादा अपने करने पर पछता रहे हैं कि हमें इस तरह से ऐसे फ्रॉड लोगों पर विश्वास एकदम से नहीं करना चाहिए था। तो साथियों, इस कहानी से किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को भावुक करना नहीं है, किसी को उकसाना नहीं है। इस कहानी से केवल आपको ये सीख दी जाती है कि कोई भी परदेशी व्यक्ति अपनी चाहे कितनी भी परेशानी बताए, जब तक उसकी हकीकत ना जान लो, उसकी बैकग्राउंड को ना समझ लो, तब तक उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने घर में उसे पनाह नहीं देनी चाहिए। मदद करनी है तो मदद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी रास्ते को आप अपना सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं।
इसलिए जो भी व्यक्ति बिना सोच विचारे बाहर अनजान व्यक्ति पर, फ्रॉड व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, उनकी स्थिति शर्मा जैसी हो जाती है। और इसलिए हमेशा ऐसे फ्रॉड लोगों से बच करके रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। और मिलते हैं इसी प्रकार की शिक्षाप्रद नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।